हाय फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि मैदे के भी कई नुकसान हो सकते हैं? इफ नो, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine. Right now I am pursuing DM Gastroenterology. आज मैं बात करूंगा मैदे के बारे में, फाइन फ्लोर के बारे में। मैदे को भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं जो कि बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैदा बनता किससे है। अब देखो, गेहूं का जो दाना होता है, इस दाने में, गेहूं के दाने में 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं ब्रैन, और उसके जो अंदर की लेयर होती है इसको कहते हैं जर्म, और उसके अंदर की, सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोस्पर्म, जो कि सबसे ज़्यादा वाला पोर्शन होता है। अब मैदा बनाने के लिए क्या होता है, ये गेहूं के जो दाने होते हैं एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको रिफाइनिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो बाहर की जो 2 लेयर होती है गेहूं के दाने की, जर्म और ब्रैन, इनको क्या होता है कि रिमूव कर दिया जाता है, और फिर जो पोर्शन बचता है एंडोस्पर्म, उस एंडोस्पर्म को पीस के जो पाउडर बनता है उसको मैदा कहते हैं, फाइन फ्लोर कहते हैं। तो ये तो हुआ गेहूं का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया, और किस पोर्शन से ये बना। अब मैं थोड़ी बात कर लूँ इस बारे में कि इन स्ट्रक्चर्स में होता क्या क्या है। अब गेहूं का जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ब्रैन में क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं एक तो, दूसरा इनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। इसकी अंदर वाली जो लेयर होती है जर्म में होता है फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर एंडोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसको डाइजेशन करके अपनी आंतों में ग्लूकोज शुगर निकलता है। अब जो ये एंडोस्पर्म वाला जो पोर्शन है, जो स्टार्च वाला पोर्शन है, इसके अंदर ग्लूटेन भी होता है। ग्लूटेन आपने शायद सुना ही होगा, जैसे गेहूं में जिनको एलर्जी होती है, गेहूं से जिनको एलर्जी होती है, वो ग्लूटेन नाम के सब्सटेंस से होती है, जो कि सबसे ज़्यादा एंडोस्पर्म में पाया जाता है। सो ये तो बात की अपन ने कि भाई गेहूं के दाने की लेयर्स क्या होती है, और बाहर की ब्रैन और जर्म लेयर्स को हटा के जो पोर्शन एंडोस्पर्म बचता है उसी से ये मैदा फाइन फ्लोर बनता है। सो ऑब्वियसली अब जो मैदा होगा, मैदे में ब्रैन और जर्म जो लेयर्स होती है, इनके अंदर जो पाए जाने वाले सब्सटेंस जैसे कि फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स, ये इस मैदे में नहीं होंगे। जो फाइन फ्लोर जो मैदा बनेगा उसमें ये सारे सब्सटेंसेज की कमी होगी, जबकि जो नॉर्मल आटे में या फिर नॉर्मल गेहूं के दाने में जो ये पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशियस जो ये सब्सटेंसेज होते हैं, ये सारे के सारे उस मैदे से एब्सेंट रहेंगे। तो थोड़ी बहुत मैं बात कर लूँ कि ये मैदा किस रूप में काम आता है। इंडिया में अगर बात करें तो खूब सारे लोग तंदूरी रोटी खाते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और तंदूरी रोटी है, नान है, और कईयों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो फैमिली से दूर रहते हैं, तो फिर वो घर पे कई बार बना नहीं पाते, तो बाहर जाके वो टेस्ट के चक्कर में या फिर अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में रोज़ ही वो नान या फिर तंदूरी रोटी है ये खाते हैं। कई लोग जैसे पास्ता है, पिज़्ज़ा है, और डेली लिविंग में जैसे अगर बात करें तो बिस्किट है, ब्रेड है, कुकीज़ है, इन सब में भी फाइन फ्लोर मैदा पाया जाता है। अब कई लोगों में ये क्या प्रॉब्लम होती है कि वो डेली खाते हैं इसको, डेली फाइन फ्लोर को, डेली मैदे को खाते हैं एक स्टेपल फूड के रूप में। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो मैदा है, अब मैदे में क्या है कि फाइबर्स नहीं है, मैदे में मिनरल्स नहीं है, मैदे में विटामिन्स नहीं है, मैदे में प्रोटीन्स की कमी हो गई, मैदे में फैटी एसिड्स नहीं है, और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, ग्लूटेन बहुत ज़्यादा है। तो इस चक्कर में मैदे से नुकसान क्या होंगे। अब आप ऑब्वियसली सोचिए कि अब मैदे में फाइबर्स नहीं है, जब भी खाने में फाइबर्स की मात्रा कम होती है तो फिर क्या होता है कि फाइबर्स अपने आंतों में जाके पानी को बांध के रखता है और बल्क बढ़ाता है, स्टूल का, लेटरिन का बल्क बढ़ाता है, तो उसे कब्ज़ की समस्या नहीं रहती है। आपने भी शायद कई बार नोटिस किया होगा, अगर आप लंबे टाइम तक अगर मैदा अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर आपको कब्ज़ की समस्या रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, वो पानी को बांध के नहीं रख पाता है, तो इसलिए स्टूल का बल्क कम हो जाता है और उसकी वजह से कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा, फाइबर नहीं होने से, खाने में आपके फाइबर अगर नहीं होते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, फाइबर्स क्या करते हैं, अपनी आंतों में जो भी कार्सिनोजेंस होते हैं, खाने के रूप में जो कैंसर पैदा करने वाले अगर कोई सब्सटेंसेज आते हैं तो उनको ये फाइबर्स बांध के लेटरिन के साथ में बाहर निकाल देते हैं। अब अगर आप सोचिए, अगर फाइबर्स आपके खाने में नहीं है तो फिर क्या होगा, जो भी खाने के साथ में
कैंसर पैदा करने वाले कोई सब्सटेंसेज अगर आ रहे हैं तो वो आपको कैंसर की रिस्क बढ़ाएंगे, आपके कोलोन कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर की रिस्क को बढ़ाएंगे। तो ये हुए फाइबर्स नहीं होने के नुकसान, एक तो कब्ज के रूप में और दूसरा कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा मैदे का क्या नुकसान है कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स ये बहुत कम होते हैं। नॉर्मली अगर रोटी खाते हैं होल ग्रेन वाली, पूरे गेहूं के दाने वाली, आटे से बनी हुई, तो उसमें मिनरल्स और विटामिन्स अच्छी मात्रा में होते हैं। अब यहीं अगर आप मैदा रोज़ खा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, मिनरल्स और विटामिन्स बहुत कम होंगे और उसी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आएंगे। तो आपकी बॉडी में मिनरल्स की और विटामिन्स की कमी होगी, जिसके खूब सारे लक्षण आ सकते हैं। आपके होंठ फट सकते हैं, आपके गम से ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कई सिम्टम्स आते हैं जिसके बारे में मैं कभी और बात करूँगा। इसके अलावा प्रोटीन्स, नॉर्मली हर बॉडी को, हर एक हेल्दी बॉडी को 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए होता है। अगर कोई 60 kg का है अगर पर्सन, तो उसको पर डे का 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही होता है। और अगर उसकी डेली की अगर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और अगर आप ऐसी कंडीशन में अगर आप स्टेपल फूड के रूप में, अगर आप मेनली आप फूड के रूप में अगर आप मैदा खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो आपके शरीर में, बॉडी में प्रोटीन्स की काफ़ी डेफिशिएंसी रहेगी और इससे आपका मसल ब्रेकडाउन भी आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जो सबसे ख़राब बात जो होती है मैदे की, अब मैदे में क्या होगा, अब देखिए अगर आप कंपेयर कीजिए, एक आपके पास 50 ग्राम की अगर आप में आपकी नॉर्मल आटे से बनी हुई रोटी है और एक आपके पास में 50 ग्राम मैदे से बनी हुई तंदूरी रोटी है। अब नॉर्मल जो रोटी है उसमें फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, जबकि जो मैदे से जो बनी हुई रोटी है उसमें फाइबर्स नहीं है। तो मैक्सिमम जो बल्क है वो एंडोस्पर्म से बना हुआ है। मैदे की जो रोटी है उसमें मैक्सिमम जो बल्क है उसमें एंडोस्पर्म से बना हुआ है और उसमें पूरा का पूरा क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। तो जैसे ही आप उसको खाते हैं तो इससे तुरंत ही उसका डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन हो गया, बॉडी में, ब्लड में, आंतों में शुगर रिलीज होती है, ग्लूकोज रिलीज होता है और आपके खून में शुगर की मात्रा एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपको डायबिटीज़ होने के भी आपको रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जो रैपिड शुगर जो रिलीज़ होता है, एकदम से जो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ता है ये खाने के बाद में, उससे आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ जाता है, तो आप में मोटापे की रिस्क बढ़ती है। और मोटापा और डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ने के साथ साथ में आपको हार्ट की डिजीज़ के रिस्क होने के भी, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में एक्सेसिव अमाउंट में आप अगर मैदा खाते हैं। और इससे क्या नुकसान होता है कि मैदे में जो एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और ग्लूटेन इसी भाग में पाया जाता है। तो मैक्सिमम लोग जिनको सीलिएक डिजीज होती है, जिनको गेहूं से एलर्जी रहती है, वो ग्लूटेन इसी एंडोस्पर्म में पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इतना कंसंट्रेशन में जाने की वजह से सीलिएक डिजीज के वर्सन या फिर रिस्क बढ़ने के भी चांसेज बढ़ जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार अगर इतना ज़्यादा अगर रिस्क है तो फिर हमें ही रिस्क क्यों है, फिर तो इटली वाले लोग जो कि पिज़्ज़ा और पास्ता इतना ज़्यादा खाते हैं उनमें रिस्क होनी चाहिए। बट देखिए वहाँ क्या है कि वो पोर्शन जो होते हैं, जैसे पास्ता अगर लिया तो पोर्शन जो होता है पास्ता का वो काफ़ी कम होता है अपने आप ही, जैसे वो इतना ज़्यादा भर भर के नहीं खाते। और दूसरा क्या होता है, वो अपने पास्ता की प्लेट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियां बहुत ज़्यादा डालते हैं और उन सब्जियों में क्या होता है कि डाइटरी फाइबर्स होता है। तो जो मैदे की एक जो कमी होती है उसको ये चीज़ पूरा कर लेती है। दूसरा क्या है कि जो मैदे में फैटी एसिड्स और मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है उनकी पूर्ति वो कर लेते हैं फिश के रूप में, वो फिश खाते हैं। और दूसरा, वो नॉनवेज के रूप में रेड मीट कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि रेड मीट वैसे ही कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है, खूब सारे कैंसर्स की, जबकि फ़िश में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, फ़िश खाने से कई मिनरल्स और फैटी एसिड्स और विटामिन्स की जो एडिक्वेट सप्लाई है वो बॉडी में पहुंच पाती है। और इसके अलावा उनकी लाइफ भी सीडेंट्री नहीं रहती, वो फिजिकल एक्टिविटी और करते हैं, तो इसकी वजह से वो उनके नुकसानों से बच जाते हैं। जबकि अगर अपने इंडियन सिनेरियो में अगर बात की जाए तो फिजिकल एक्टिविटी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो चुकी है, और जब भी अपन खाते हैं तो पूरी की पूरी प्लेट भर भर के खाते हैं, सलाद बहुत कम लेते हैं, जबकि सलाद खाने में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कब्ज़ इससे नहीं होती है सलाद खाने से, डाइटरी फाइबर से। और दूसरा, ये कई सारे आंतों के कैंसर्स की रिस्क को सलाद कम करता है। और दूसरा क्या है, इंडिया में खूब सारी जगहों पे ये समोसा बहुत ज़्यादा खाया जाता है और ये समोसे में भी मैदा ही होता है। समोसे के अलावा पूरी भी बहुत बनती है।
तो कई बार जो बुजुर्ग कहते थे ना कि भाई बहुत ज़्यादा बिस्किट या फिर बहुत ज़्यादा ये मैदे की रोटी या नान ये मत खाइए, या तो में चिपक जाती है, तो सिंपल भाषा में एक तरीके से इसका ये मतलब निकाल सकते हैं। अब वो वही है, फाइबर्स इसमें है नहीं, तो आंतों में एक तरीके से ये स्टूल का इतना बल्क बना नहीं पाती और इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है। और कॉन्स्टिपेशन कब्ज कई बीमारियों की जड़ है, कई बीमारियों की ये रूट कॉज होता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपको मैदा जितना हो सके उतना कम खाना चाहिए। ठीक है, आपने कभी कभार आपने टेस्ट के हिसाब से खा लिया, बट आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ मत कीजिए। आप इसको डेली यूज़ मत कीजिए। बहुत ज़्यादा डेली के बिस्किट्स खाना या फिर मैदे की रोटियाँ, नान है, तंदूरी रोटी है, डेली आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय आप होल ग्रेन्स लीजिए। पूरा जो गेहूं का दाना है उससे जो आटा बना होता है वही आप यूज़ कीजिए। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मैदे के कंपेयर में। फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो अगर आपको मैदे को लेकर या फिर इससे होने वाले जो हैजार्डस हेल्थ इफेक्ट्स हैं उससे लेकर अगर कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल क्लैरिफाई दोज ऑल। सो अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो देन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।